प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं गणेश कुमार गुप्ता। हम पढ़ रहे थे मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग को। आज हम आगे की कहानी पढ़ेंगे जो चोर के बारे में है। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगा मना रही थीं। पहले बारात जब चली जाती थी तो औरतें रात भर सोती नहीं थी, वो नाच गाना अपना करती रहती थी। उन्हें ही रत जगा कहा जाता था। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा। सेंध लगाना यहाँ दीवार के एक भाग को तोड़कर अंदर प्रवेश करना होता है, उसी को सेंध लगाना कहते हैं। हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई, पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। जुग्राफिया मतलब भूगोल, जियोग्राफी, उसी को जुग्राफिया यहाँ दिया गया है। दिमाग में बिठा कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। कौन? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। असंगत जवाब क्योंकि यह जवाब सभी लोग देते हैं। मैं का परिचय कौन है ये नहीं कोई देता। अगर आवाज़ पहचान में आई ठीक, नहीं तो फिर दोबारा नाम बताना पड़ेगा। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, जा लोटा ले और कुएं से जा भर ला। पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। भाई, वो जान रहा था कि इनके तार भगवान से जुड़े हुए हैं और भगवान तो सभी जगह मौजूद हैं। पता नहीं कब क्या कुछ कह दें और सीधे सही हो जाए। हुआ करे, माँ ने कहा, हुआ करे, चोर है तो क्या हुआ। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, और हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी, कहाँ न रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है यहाँ जो पिलाएगा। भगवान यहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया।
बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। भाई रोमांचक धंधा चोरी का था ही, बराबर पकड़े जाने का भय था, खतरों से खेलना था, तो वो रोमांचक धंधा जो है उसने छोड़ दिया और खेती में लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही, मतलब रोमांचकारी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजी जो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। कितना पहली बार पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन में एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आए, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम आगे चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया, उससे कुछ पहले
नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। अब कहानी का आखिरी भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।